हम लोग पढ़ेंगे BRL 110 IT एप्लीकेशन इन रिटेल का यूनिट नंबर 2 टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। मीन्स कि ये हो गया कि जैसे जो हम लोगों का रिटेल कोर्स है उसमें टेक्नोलॉजी और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो हम लोग आज समझेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसका यूज करने से फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या होगा, DBMS क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में ब्रीफ हम लोग समझेंगे। Now first introduction. Talking about the impact of technology on business is not a new story. कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखना है बिजनेस पर कोई नया कहानी तो नहीं। इट हैज़ बीन एज सिंस द टेक्नोलॉजी हैज़ एंटर एट द डोर स्टेप ऑफ द बिजनेस एंड सर्व इन ऑल द स्फेयर। कह रहा है कि हमारे बिजनेस के क्या कहते हैं दरवाजे पे या फिर जड़ तक घुस गया है या फिर जड़ तक आ गया है और यह हमारे सभी जगह फैला हुआ है। रिटेल बिजनेस इज नो एग्जाम्पशन। कह रहा है जिसमें से कोई सा भी बिजनेस के अंडर में रिटेल बिजनेस भी आता है तो इसका अपवाद तो नहीं। कह रहा है यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत प्रकार के टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि RTGS हो गया, POS पे जो यूज होने वाले हैं, RFID हो गया। तो इसके बारे में हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और ये कह रहा है दिस यूनिट एम एट द डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द रिटेल बिजनेस। इसलिए हम इस यूनिट में उसका टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस बिजनेस में, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। क्या है इट प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल एवरी स्फेयर ऑफ आवर लाइफ वेदर द साइंस एजुकेशन बिजनेस इंटरटेनमेंट एनर्जी। कह रहा है कि ये जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये कई सारी चीज़ों में यूज होता है, यह अच्छा रोल प्ले करता है। चाहे वह एजुकेशन ले लो, चाहे आप साइंस ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, बिजनेस के क्षेत्र में ले लो, इंटरटेनमेंट का हो। कह रहा है इट द बिकम्स, तो इसलिए इससे समझना ज़रूरी हो जाता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि यह असल में इसका मतलब क्या होता है। फिर कह रहा है जो टेक्नोलॉजी टू ट्रीट द इंफॉर्मेशन। कह रहा है टेक्नोलॉजी को अगर हम इंफॉर्मेशन के रूप में अगर यूज करें, डाटा के रूप में अगर यूज करें तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इवन हम लोग यूज भी कर रहे हैं। कह रहा है इट इज प्राइमरीली फॉर द यूजिंग कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि इसका प्राइमरी गोल क्या है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का डाटा सर्वर टू मैनेज इंफॉर्मेशन फॉर द डाइवर्स फंक्शन एंड यूजेज। कह रहा है कि डाटा सर्वर को कैसे मैनेज किया जाता है, अलग अलग प्रकार के फंक्शन को मैनेज करने के लिए, अलग अलग यूज के आधार पर मैनेज करने के लिए। इन मेनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे बिजनेसेस में, बहुत सारे कॉरपोरेट इंडस्ट्री में दिस इज द रेफर्ड टू एज मैनेज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पॉपुलरली MIS और इंफॉर्मेशन सर्विस। कह रहा है कि बहुत सारी कंपनियों में इसका एक ऐप या एप्लीकेशन के रूप में यूज किया जाता है। MIS एप्लीकेशन जैसे SAP हो गया, टैली प्राइम हो गया, और क्या कहते हैं POS से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, इन्वेंट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गया। कह रहा है दीज सिस्टम हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड द वेरियस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कह रहा है इस प्रकार से जब हम लोगों के पास एक डाटा होता है, पास्ट डाटा होता है, प्रेजेंट डाटा होता है, उसके बेस पे हम उसको एनालाइज करके, उसको एक्सेप्ट करके डिसीजन को ले सकते हैं। फिर कह रहा है कि IT रिपोर्ट फॉर द टेकिंग द राइट डिसीजन।
फॉर द ग्रोइंग इन द रिटेल कह रहा है किसी भी बिजनेस के ग्रो करने के लिए उसके आगे की चीज़ों को फोरकास्ट करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ डाटा चाहिए होता है, रिपोर्ट चाहिए होता है, जिसे हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। फिर कह रहा है सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस टोटली डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हिच अकॉर्डिंग टू ऑल द फंक्शन ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि आजकल क्या हो गया है कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज ना करें तो किसी भी बिजनेस को ग्रो करना कॉरपोरेट लेवल पे उसे इतना आसान नहीं है। जब हम लोगों के पास एक डाटा होती है तो उसके बेस पे जब हम कोई मतलब डिसीजन लेते हैं या फिर उसके बेस पे हम लोग एक्ट करते हैं, नॉट इमोशनल बेस, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। आगे कह रहा है इट इज़ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। कह रहा है इससे भी आगे ये चीज़ें यूज होने लगी है। इस यूनिट के बारे में हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम लोग बेसिक सा पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। कह रहा है कि मोमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब यही बताएगा कि जिसमें इसमें जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है एक वाइडर कंसेप्ट होता है। इसमें कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है कि जैसे पीपल होता है, डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो इन सभी पाँच चीज़ों का मतलब क्या कहते हैं इंटीग्रेशन होता है। इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द मोमेंट बी कम अक्रॉस द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू थिंग्स इमीडिएट कम बीज कंप्यूटर एंड द पीपल ऑपरेट देम। कह रहा है कि दो चीज़ें जब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, दो चीज़ें हम लोगों के मन में ज़रूर आ जाता है। पहला ये कि कंप्यूटर, दूसरा कि पीपल जहाँ वो ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं। बट द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए वाइडर, बट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है वो और व्यापक है और वाइडर है। नाउ लेट अस डिस्कस द इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलो हम लोग चर्चा करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। कह रहा बेसिकली असामान्यता इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन एक्टिविटीज दैट द रेंडर हेल्प इन द स्मूथ बिजनेस एफिशिएंसी मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। कह रहा है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वह कॉम्बिनेशन होता है, वह योग होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें शामिल होते हैं कि बिजनेस को कैसे स्मूथली अच्छे से रन करें, उसकी इफ़िशियंसी को कैसे मैनेज करें। इफ़िशियंसी मैनेजमेंट मीन्स कि जैसे कि उसका कास्ट कंट्रोल, खर्चे कम करना, सही डिसीजन लेना। कह रहा है टू पुट इट द सिंपली, कह रहा है इसे आसान भाषा में समझने के लिए इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। कह रहा है कि अगर इसे आसानी से समझाए तो यह एक ब्रिज होता है। लोग पीपल यानी कि जो वहाँ का जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ की जो प्रोसेस है, प्रोसेस मीन्स कि जैसे वहाँ की स्टोर करना या फिर किसी चीज़ को रिट्रीव करना, निकालना या एक्सट्रैक्ट करना या फिर किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, चाहे वह एम्प्लॉई हो, इन्वेंट्री हो, कोई भी चीज़, या फिर वहाँ का जो डाटा है, वहाँ के जिस बेस पे आप डिसीजन लेते हैं, जिस बेस पे आप कुछ उसको प्रिडिक्ट करते हैं, जिस चीज़ को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। ना द टेक्नोलॉजी इस फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे कौन सा टेक्नोलॉजी कब यूज करना है और कौन सा टेक्नोलॉजी किस चीज़ पे यूज करना है, ये डिसीजन लेने की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हर एक टेक्नोलॉजी किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। नाउ लुक एट द फिगर। कह रहे हैं एक फिगर देखते हैं नीचे, जिसमें है इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर में दिया है। उसके बाद में उसके अंडर में कौन कौन से लोग आते हैं। जैसे उसके अंडर में एक कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर बाबू मीन्स कि जैसे आपके पास ये पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, ये सब मतलब उसका कॉम्बिनेशन, या फिर लैपटॉप वगैरह होना चाहिए। और वहाँ के जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो उसके अंडर में आता है। वहाँ का जो डाटा है,
डाटा की मीन्स जैसे वहाँ का जो लेजर हो गया या लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, रिपोर्ट जिसके बेस पे हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं। रिपोर्ट के द्वारा हम लोग डिसीजन करते हैं किसको फायर करना है या हायर करना है, या फिर इन्वेंट्री कौन सा मंगवाना है, कौन सा कम करना है, उसकी पीक वैल्यू क्या है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, कास्ट एनालाइज करते हैं। और थर्ड चीज़ इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स कि कौन सा ऐप या कौन सा एप्लीकेशन, न्यू ट्रेंड क्या है, कौन सा चीज़ किस चीज़ पे जल्दी से मैनेज होता है, कास्ट कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कुछ ना कुछ ऐप हो या कोई कौन सी टेक्निक है, मेथड है, तरीका है, उसके बेस पे। अगला चीज़ होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि जैसे आप जैसे कोई मीडियम आप जैसे आपको सेंड करना है तो कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो आप कौन से कम्युनिकेशन यूज करते हैं कि उसको सेंड करने की, या फिर चाहे वह कोई सी चीज़ मैसेज हो भेजना हो या इन्वेंट्री भेजना हो। इवन जब हम लोग एचआर ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन का यूज होता है। Now, information system described as a system facilitate in the collecting, consolidating, and the calculating of the data to present it in a specific format, either help of the computer manually। कह रहा है चाहे हम डाटा को मैनुअली कलम और कापी लिखे या कंप्यूटर की हेल्प से करें, लेकिन इसमें आजकल क्या आता है कि स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा को मैनेज करना, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को कंसोलिडेट करना और उसको कैलकुलेट करना ऑन टाइम, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। Now, कह रहा as shown the above figure, the information system is a combination of hardware, software, infrastructure, professional and well-trained employee facilitate the planning, controlling, coordinating, decision making in any organization। कह रहा है इस प्रकार से हम जो ऊपर फिगर देख चुके हैं उसमें ये इसका मतलब ये हो गया कि इसमें बहुत सारे चीज़ शामिल होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उसमें अच्छे से ट्रेंड होते हैं, जिससे हम लोग प्लानिंग बना सके, उस पर अपना कंट्रोल बना सके, कोऑर्डिनेट कर सके, उसमें अपना सहयोग दे सके, उसके बेस पे हम एक अच्छा डिसीजन ले सके इन ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक पर्पज में। फिर कि यह किस प्रकार के डिसीजन लेने में हेल्प करता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो पहला कि हम लोग कोई सा भी चीज़ जैसे उसमें बिजनेस में क्या होता है, खासकर रिटेल बिजनेस में इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आपको सेल क्या करना, मतलब आपको बेचने से पहले आपको ये सोचना है कि आपको ख़रीदना क्या है। अगर आपको अच्छा चीज़ बेचना है, इंस्टेंट बेचना है, स्टेपल टाइप बेचना है, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको ख़रीदना क्या है। अगर आप ख़रीदने में बाइंग डिसीजन अच्छा लेते हैं तो आपकी सेल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो वही कह रहा है कि आपको जब बाइंग डिसीजन में आपको जब हेल्प लेते हैं इससे, तो इससे पता चल जाता है कि वहाँ के कस्टमर की जो पीक डिमांड क्या है, एवरेज डिमांड क्या है, लो डिमांड क्या है, या फिर मतलब इसके बेस पे जब आप डिसीजन लेते हैं, जब बाई करने में आप अच्छा डिसीजन लेते हैं तो आपकी प्रॉफिट वहीं से ज़्यादातर डिसाइड हो जाती है। फिर उसके बाद में आती है विजुअल मर्चेंडाइजिंग और वगैरह वगैरह। फिर कह रहा है अगला है सेलिंग। सेलिंग में मीन्स कि जैसे आपका स्टोर का एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, उसका लोकेशन अच्छा होना चाहिए। सेलिंग डिसीजन में आप किस प्रकार से टैग वगैरह लगा रहे हैं। अगला चीज़ होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स कि जैसे अगर क्या कहते हैं, स्टॉक ज़्यादा पड़ा है तो उस पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं। कोई नया चीज़ आया है, प्री लॉन्चिंग टाइप गुड्स है तो उस पर इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। तो यही सब चीज़ें होते हैं डिस्काउंट के अंडर में आता है। फिर कह रहा है इंटरनल स्टाफ रिव्यू डिसीजन विद डाटा। कह रहा है कि जो इंटरनल स्टाफ होता है, जो वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ होते हैं, उनका अगर रिव्यू लेना है कि उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, कितने बजे वो आते हैं, कितने बजे जाते हैं, आते हैं तो किस प्रकार से काम करते हैं,
इन सभी चीज़ों का डाटा अगर देखना है तो कुछ न कुछ होना चाहिए ना, तो इसके बेस पे ये हेल्प करता है। फिर कह रहा है डेली केपीआई एंड एमआईएस टू रिव्यू द बिजनेस। कह रहा है कि अगर डेली बेसिस पे भी हम अपने बिजनेस को रिव्यू कर सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस आज कैसा रहा या एक हफ्ते से कैसा जा रहा है, विद डाटा के साथ। फिर कह रहा है टैक्स रिलेटेड कोई सा भी एक्शन लेना हो, मीन्स कि जैसे आपको कितना टैक्स भरना है, कब टैक्स भरना है, उसकी लास्ट डेट क्या है, इस चीज़ों का इजीली हम लोग आईटी के हेल्प से ले सकते हैं। अगला कह रहा है कास्ट कंट्रोल डाटा डिसीजन। कह रहा है कि किसी भी चीज़ की कास्ट कंट्रोलिंग करना है तो डाटा के बेस पे करना ही आसान होता है। फिर कह रहा है ओवरऑल द फाइनेंशियल डिसीजन, या फिर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल डिसीजन की कहाँ पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है, तो इन सभी प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए ये हेल्प करता है। नाउ द बिजनेस इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन have the becomes more and more dependent on the information system to deal with the challenging and the complexities of the frequency changing market condition। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम पे में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसको डील करने में उसके जो बिजनेस की मार्केट कंडीशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या फिर उसके चैलेंजेस को डील करने में। कह रहे हैं अप टू डेट द कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर द मॉडर्न बिजनेस टू सर्वाइव इन द हाईली कम्पिटिटिव वर्ल्ड। कह रहा है इस प्रकार के जो हाईली कम्पिटिटर, कई लोग जो कम्पिटिटर में आ गए हैं, उसमें आप सर्वाइव करने के लिए, उसमें आप रहने के लिए, उसमें आप अपना बिजनेस संभालने के लिए, मॉडर्न बिजनेस को संभालने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप अप टू डेट रहें, सही डिसीजन सही टाइम पे लें। और एक कह रहा कि कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए और एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकें, अन्यथा आपकी दुकान या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है। ह्यूमन कैन नॉट मैनेज ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इन एंड द इफिशिएंट इफेक्टिव मैनर। कह रहा है एक आदमी सभी बिजनेस के सभी प्रकार के एक्टिविटी को मैनेज कर ही नहीं सकता है इफ़ेक्टिव मैनर में या फिर इफ़िशिएंट मैनर में। अगर अगर छोटा है तो वो मैनेज कर सकता है, बट अगर कॉर्पोरेट लेवल पे है तो वो अकेला आदमी क्या क्या संभालेगा। कह रहा है देयरफॉर बिजनेस रिक्वायर and IT rapid development in the field of information technology give a way for the application in the business information system as not possible to provide the updated and accurate information without the यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कह रहा है इस प्रकार से जो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं तो अपडेट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने में हम लोगों को थोड़ा कठिनाई होगी। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लंदन 2002 इन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी द डिफाइंड टेक्निकल एसेट ऑफ द इंटर रिलेटेड कंपोनेंट दैट कलेक्ट करना हो या रिट्रीव करना हो या प्रोसेस या फिर स्टोर करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, इसके बेस पे कुछ डिसीजन लेना हो या फिर उसमें अपना सहयोग देना हो, कोऑर्डिनेशन करना हो, कि उस पर अपना उस ऑर्गेनाइजेशन पे अपना कंट्रोल जमाए करना हो। तो इन सभी चीज़ में इसका योगदान होता है और ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। मीन कि जैसे आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हो तो हम आईटी का प्रयोग करते हैं या आईएस का उपयोग करते हैं। उसको रिट्रीव करना हो, कोई सा भी चीज़ डाटा को निकालना हो, छानना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, उसको मतलब जैसे जो कहीं गलत हो गया है या फिर डाटा बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको रिट्रीव करना हो, या फिर वो प्रोसेस लाइक कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, इन सभी चीज़ों में। अगला कह रहा है स्टोर करने में, उसको अब कहीं ना कहीं उसकी स्टोरेज भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं वह सेव भी किया होना चाहिए। अगला कह रहा है कि इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इंफॉर्मेशन को
एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना, भेजना, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगला कह रहा है कि हाँ, जब ये सभी चीज़ें अच्छा होता है तो डिसीजन मेकिंग में हम लोगों को थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। उसको उसमें कोऑर्डिनेट करना, उसमें अपना सहयोग देना या फिर उसमें कुछ प्रिडिक्ट कर पाना आसान होता है, उस पर अपना कंट्रोल बनाए रखना आसान हो जाता है। इन द अदर वर्ड वी कैन से द as interconnected set of information resources would the normally include the hardware, software। फिर कह रहा है रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कह रहा है रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिटेल बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करके कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कैसे उसकी प्लानिंग बनाई जाती है, कैसे उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये चीज़ें हम लोग कैसे उस पर अपना कंट्रोल बनाए रख सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। कह रहा है रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक द ऑल अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एम टू सपोर्ट ऑल द ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्स फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ रिटेल बिजनेस। कह रहा है जैसे कि अदर बिजनेस की तरह ही रिटेल बिजनेस में भी उसमें मनी काम करते हैं, रिसोर्सेज रहते हैं, चाहे वह ह्यूमन से रिलेटेड हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, दोनों का अच्छे से यूज करने के लिए हम लोग गैस का प्रयोग करते ही करते हैं। रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड यूज ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेरियस नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक पेमेंट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीड्यूर टू मैनेज द एक्टिविटी सच एज द प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंस। कह रहे हैं हम लोग कई सारी जगहों पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, चाहे उसका हार्डवेयर यूज करना हो, चाहे सॉफ्टवेयर यूज करना हो, फिर वेरियस नेटवर्किंग सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कि जैसे पीओएस में कई सारे पॉइंट होते हैं, मीन्स कैश काउंटर होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्किंग सिस्टम। कह रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं कि मतलब यहाँ से माल कब लाना है, किससे लाना है। फिर कह रहा है पेमेंट सिस्टम में भी यूज करते हैं लाइक बार कोड और ETC एंड प्रोसीड्यूरल टू मैनेज प्रोसीड्यूर, जैसे कि उसका प्लानिंग बनाना हो किसी भी चीज़ की, चाहे बजट की प्लानिंग बनाना हो, HR की प्लानिंग बनाना हो, इन्वेंट्री की प्लानिंग बनाना हो, या फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग बनाना हो। अगला कंट्रोलिंग करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए कि कहाँ पे आप बजट वगैरह बनाने के लिए कि मतलब कहाँ-कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कहाँ पे कम करना है, किसको फायर करना है, किसको हायर करना है, कब रिसोर्सेज को अडॉप्ट करना है। फिर कह रहा है इन्फॉर्मेशन कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, कौन सा कस्टमर आ रहा है, कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल है, कौन सा कम वैल्यूएबल है, लॉजिस्टिक का खर्चा किससे कम हो सकता है, किससे ज़्यादा है, कौन सा ईज़ी है, कौन सा नज़दीक है, कौन सा दूर है, कौन सा क्वालिटेटिव है, कौन सा क्वांटिटेटिव है। फिर कह रहा पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन POS जो कैश काउंटर है उस पर भी हम लोग यूज करते हैं। फिर कह रहा रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कनेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्टोर विद द ह्यूज सपोर्ट। कह रहा है जो अगर आपके पास बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उन सभी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए एक CRM का प्रयोग करते हैं। CRM नाम का एक बंदा होता है जिसको हम लोगों को इनेबल करना होता है, जिससे हमारी इवन वह अलग अलग लोकेशन पे हो, चाहे वह मान लीजिए कि आपका स्टोर कानपुर है। कह रहा है इट इज अ मेथड यूजुअली द इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ट्रैकिंग ऑफ ऑल योर बिजनेस रिलेशनशिप एंड द इंटरेक्शन विद द पास्ट एंड प्रेजेंट कस्टमर। कह रहा है कि इसका हम लोग यूजुअली प्रयोग करके हम लोग कस्टमर और बिजनेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके पास्ट डाटा यानी पिछली बार वह उसकी हरकतों के आधार पे एंड प्रेजेंट डाटा के आधार पे हम लोग कई सारी चीज़ें करते हैं, लाइक कस्टमर को लॉयल प्रिडिक्ट करना, या फिर कस्टमर को इंसेंटिव प्रोवाइड करना,
कस्टमर को स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करना, या फिर कई सारी चीज़ें होते हैं कस्टमर को जैसे मेल भेजना और सही समय पे उसको अवेयर करना। तो इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। कह रहा है ए CRM database is a essence of the books of business that retailer can turn to when need to conduct market research and send the circular through the mail। कह रहा है जो CRM होता है, CRM सॉफ्टवेयर होता है, यह एक मतलब क्या कहते हैं, जितना भी डाटा होता है उसका एक इसेंस होता है, उसके बेस पे डिसीजन लेना होता है कि कब उसको किस समय उस पर कनेक्ट करना है या फिर कस्टमर से किस समय कनेक्ट करना है, और उसको एक सर्कुलर रिपीटिटिव मेल भेजना। ये सभी चीज़ें मार्केट रिसर्च के आधार पे या उस डाटा के इसेंस मतलब उसका जैसे कहते हैं ना कि उसका निचोड़ के आधार पे, उतने सभी डाटा के निचोड़ के आधार पे उसको अवेयर करवाना, टाइम टू टाइम उस पर मेल भेजना। सर्कुलर मेल लिखा है ना, तो उस पर कह रहे हैं सर्कुलर मीन्स की रिपीटेटिव, लगातार, अगेन एंड अगेन। इट इज़ द इसेंशियल डाटा गुड CRM इज द इंक्लूड द कंपनी RMIs। कह रहा है एक अच्छा CRM वही होता है जिसमें RMIS ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कह रहा है कि अगर आपके पास कई सारे स्टोर हैं तो आप उनमें अगर RMIS जो होता है अगर वो इनेबल है तो ये सभी स्टोर को एक ही स्टोर मानेगा। इवन आपका लोकेशन डिफरेंट हो, मान लीजिए आपका कोई स्टोर है कानपुर है, कोई क्या कहते हैं बनारस है, लखनऊ है, गाज़ियाबाद है, मीन्स कि अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे हो, और अगर आप में RMIS क्या कहते हैं इनेबल है तो वह अलग अलग ना देखकर सभी एक जगह को या फिर सभी डाटा को एक ही जगह आपको स्टोर करके दे देगा या फिर मैनेज कर देगा। वो जो सॉफ्टवेयर है आपको ट्रीट करेगा कि एक ही स्टोर है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है। जैसे यहाँ पे वो फिगर भी दिया है कि स्टोर फर्स्ट, स्टोर सेकंड एंड स्टोर थर्ड, स्टोर फोर्थ एंड बीच में MIS रिटेल है और अलग अलग फिर स्टोर है। इस प्रकार से तरह की जो MIS सिस्टम होता है काम करता है। फिर कह रहा है कि अब रिटेल बिजनेस में MIS का यूज क्या होता है। तो पहला चीज़ होता है कि लिंक द स्टोर ऑफ द रिटेल बिजनेसेस। कह रहा है रिटेल बिजनेसेस में सभी, तो वही कह रहा है कि पहला चीज़ होता है लिंक द स्टोर ऑफ रिटेल बिजनेस। कह रहा है कि अगर आपका बिजनेस अलग अलग टाइप का है कि उसमें आप स्टेपल का भी यूज कर रहे हैं, ग्रोसरी का भी यूज कर रहे हैं, उसमें बेकरी से रिलेटेड भी है, स्टेपल क्या कहते हैं फैशन एंड स्टाइल भी है, किचन एंड इसेंशियल का है। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें उसमें इंटीग्रेशन है, क्लीनिंग एंड होम स्टोरेज है। इस प्रकार कई सारी डिपार्टमेंट है उसमें, तो उसको भी कनेक्ट करने के लिए हम लोग MIS का यूज करते हैं। कह रहा है इनेबल द इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन जितना भी है, अगर आपको कहीं पे भेजना हो, कहीं पे एक्सचेंज करना हो, उस पर कहीं दूसरे जगह भेजना हो, तो जो सॉफ्टवेयर है अगर आपके पास तो आसानी से आप भेज सकते हैं। बट वही चीज़ आपके पास अगर मैनुअली है तो आप कितना लेजर भेजेंगे आप उस दूसरे के पास, और हो सकता है अगर वो दूर है तो भेजने में टाइम भी लग सकता है, और फिर वहाँ पे भेजेंगे तो फिर यहाँ का डिसीजन सही तरीके से लिया नहीं जा सकता। इस प्रकार से जो MIS है हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। फिर कह रहा है सपोर्ट द इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कह रहा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट वो भी इफ़ेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से, कि कौन सा प्रोडक्ट स्टोर में रहना चाहिए। अरे भाई आता नहीं कि राइट टाइम टू राइट प्लेस इन अ राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट डिस्काउंट, राइट मैन टू राइट अवेरियंस। इस प्रकार से चीज़ें कह रहा है वही राइट प्रोडक्ट मैनेजमेंट है ना। इनेबल बेटर प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। कह रहा है कस्टमर के लिए अच्छा प्रकार से प्रोडक्ट को मैनेज करना।
अगला कह रहा है कंट्रोल द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप इसके बेस पे प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस को आप कम कर सकते हैं, जिसके बेस पे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। Now, a flexible information system help the manager even in the pricing their product and the service is the variable। कह रहा है कि जब आपके पास एक फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन होता है, रियल इंफॉर्मेशन होता है, तो उसके बेस पे सही प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। चाहे यह हो सकता है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग वेरिएबल हो, मीन्स कि टाइम के साथ चेंज हो रही हो, या अलग टाइम के साथ आप अलग अलग प्रकार के सर्विसेज उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो उसके बेस पे उसके जो डिसीजन होता है हम लोग ले सकते हैं। इससे एक फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन की MIS प्रोवाइड करता है। कह रहा है हेल्प इन द बेसिक रिटेल फंक्शन सच एज द प्रोक्योरमेंट हो गया, स्टोरेज हो गया, डिलीवरी होगी। कह रहा है कि जो रिटेल बिजनेस का जो बेसिक प्रोक्योरमेंट हो गया, या फिर बेसिक सी जो चीज़ स्टोर करना हो कब, या फिर उसको डिलीवर करना, मीन्स कि प्रोक्योरमेंट की मीन्स कि उसकी सोर्सिंग कहाँ से करना है, कहाँ कहाँ से उसको स्टोरेज सही जगह रखना, मीन्स कि उसके बेस पे कौन सा फ्रीजर में रखना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, सही राइट प्लेस पे चीज़ पे असेंबल करना, एंड डिलीवर राइट समय पे उसको डिलीवर भी करना, वहाँ तक पहुँचाना, कस्टमर तक हो गया, या फिर कोई सा भी इंफॉर्मेशन सही जगह पहुँचाना, डिलीवर करना, भेजना। क्या हेल्प द मैनेजर इन द मैनेजिंग द इन्वेंट्री सप्लाई एंड द प्रोडक्ट सेल्स। कह रहा है कि एक मैनेजर को यह हेल्प करता है, उसमें सहायता करता है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। इन्वेंट्री मीन्स उसकी गुड्स को मैनेज करने के लिए कि कौन सा क्या कहते हैं पावर बिन में रखना है, कौन सा रैक में रखना है, कौन सा शेल्फ में रखना है। इस प्रकार से इन्वेंट्री को मैंने कौन सा वेयर हाउस में करना है। अगला कह रहा है कि सप्लायर को मैनेज करने के लिए, मीन्स कि अगर राइट सप्लायर अगर आपको मिला रहेगा तो आपकी जिससे कॉस्ट कंट्रोलिंग मेंटेन रहेगा, जिससे आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो सकती है। अगला कह रहा है प्रोडक्ट सेल्स में भी आप इसका यूज करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। अगला कह रहा है प्रोवाइड कंट्रोल टू रिटेल ओवर द परचेज ऑर्डर एंड द इन्वेंट्री रिकॉर्ड। कह रहा है कि आप मीन्स कि जब आपको कब परचेज ऑर्डर करना है, या इन्वेंट्री रिकॉर्ड, जैसे कि आपके पास कौन सा माल कितना बचा हुआ है, कौन सा माल कितना कम है, ज़्यादा है, उसके सेल्स के बेस पे भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कोई कोई माल होता है आप इम्पोर्ट करते हैं, तो उसमें लगभग 45 to 30 डेज लग जाता है, तो जिसमें से हम लोगों को कब ऑर्डर करना है, फिर उसको भी उसके बेस पे डिसीजन लेना, या फिर कितना क्वांटिटी में, इस प्रकार के जो डिसीजन होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ईजी हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज enable analyze of cash check and the credit card transaction to reconcile information। कह रहा है कि ये हम लोगों को इन चीज़ों में भी यूज करता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है, कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से हुआ है, कौन सा ट्रांजेक्शन चेक से हुआ है, बाय चेक के माध्यम से। तो इसको रिकंसाइल करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। अलाउ टू ट्रैक द परचेज ऑर्डर और अपडेट द इन्वेंट्री रिकॉर्ड डायनामिकली। कह रहा है कि हम लोग को परचेज ऑर्डर कब सेंड करना है, या फिर कब उसका क्या कहते हैं डिसीजन लेना है, इन चीज़ों का। या फिर इन्वेंट्री रिकॉर्ड, आपके पास कौन सा माल अभी कितना बचा हुआ है, कौन सा माल स्टॉकेज में है, कौन सा माल कहाँ पे रखा है, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। वो भी लगातार कौन सा माल आ गया है, कौन सा माल चला गया है, कौन सा माल बिक गया है, इन सभी चीज़ों का डैमेज हो गया है, रिकॉर्ड रखना इसी के माध्यम से ही संभव हो सका है। हेल्प इन द इम्प्रूव द एफिशिएंसी बाय एग्जामिंग ओवरेज।
and the shortage to disclose the trend and can be the corrected। कह रहा है कि आपको इन सभी चीज़ों का एग्जामिन भी करना है कि कौन सा माल बहुत ज़्यादा दिन का हो गया है, ओवर एज हो गया है, एंड कौन सा माल शॉर्टेज है, कौन सा माल की बहुत ज़्यादा कमी है। इन सभी चीज़ों का पता लगाना इसके माध्यम से बहुत आसान होता है। कह रहा प्रोवाइड द डिटेल एनालिसिस ऑफ द कस्टमर डाटा which in the computerized lifetime value and the design the various customer loyalty program। कह रहा है कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू की मीन्स की जो पास्ट डाटा एंड प्रेजेंट डाटा के आधार पे उसकी लाइफ टाइम वैल्यू निकालते हैं कि कितना टाइम हो गया है, उसे डिवाइड करते हैं और कितना वैल्यू आज जनरेट किया गया है, उसके हिसाब से उसकी लॉयल्टी को प्रिडिक्ट किया जाता है ना। फिर कह रहा है कि इस प्रकार से हम लोग कई सारे लॉयल्टी प्रोग्राम भी उसी के बेस पे चलाते हैं, क्योंकि अब इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट नोट हियर। कह रहा है यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेट ऑल द कस्टमर इन द बिजनेस इज नॉट इक्वली वैल्यूएबल। कह रहा सभी कस्टमर एक जैसा वैल्यूएबल नहीं होता है। देयर बाइंग पैटर्न एंड द चॉइस मे वेरी। कह रहा उसका खरीदने का तरीका, उसका चॉइस, उसका सिलेक्ट करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। कह रहा रिटेल MIS प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाई द कस्टमर वो द हाईली वैल्यूएबल टू देयर बिजनेस। कह रहा है कि वहाँ पे मोर सर्विस देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कह रहे देयर आर द सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ MIS फैसिलिटी रिटेल बिजनेसेस ऑन द मच लार्जर स्केल एंड द स्पेशलाइज्ड मैनर। कह रहा है कि इसमें हम और सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है वेयर वी आर द ओनली डिस्कस द जनरल यूज ऑफ IT। कह रहा है उसका जनरल यूज क्या आता है IT का। कह रहा है रिटेल MIS इंक्लूड द मोबाइल यूजर इंटरफेस टू मीट द नीड ऑफ सेल्स एंड द इन्वेंट्री मैनेजर। कह रहा है कि MIS तो आपके मोबाइल में भी घुस गया है कि आप मतलब कौन सी चीज़ में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बेस पे भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है कि आप क्या चीज़ें देखते हैं, आपको क्या पसंद आता है, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका बाइंग पैटर्न क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है। इसके बेस पे आप अच्छा से डिसीजन ले सकते हैं। फिर कह रहा है टू पुट इट द सिंपली द बेसिक फंक्शन ऑफ MIS टू इंटीग्रेट। कह रहा है कि जो बेसिक फंक्शन होता है MIS का इंटीग्रेट करना मीन्स कि जो जोड़े रहना पेमेंट सिस्टम को या फिर इन्वेंट्री सिस्टम को या फिर जो उसकी ट्रांजेक्शन है उसकी कहाँ पे आपको ऑपरेशन में इम्प्रूवमेंट लाना है या फिर कहाँ पे कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कहाँ पे एक्सपेंस को कम करना है। अगर इट इनेबल अ रिटेलर टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर मोर क्विकली बाय ट्रैकिंग द इन्वेंट्री इफेक्टिवली। कह रहा है कि इन्वेंट्री को अच्छे तरीके से ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कस्टमर को रिस्पॉन्ड करने के लिए। वंस एक बार क्विक रिस्पॉन्ड इज डन इट ब्रिंग मैनी फोल्ड बेनिफिट। कह रहा है अगर आप अच्छा से डिसीजन और सही तरीके से सही टाइम पे ले लेते हैं तो आपकी जो बेनिफिट है कई गुना बढ़ जाता है। कह रहा है एज इम्प्रूवमेंट in customer service expansion of customer base and the increase the profit। कह रहा है कि कस्टमर के एक्सपांसन के बेस पे कस्टमर को सर्विस देने के आधार पे और हाँ और प्रॉफिट के बेस पे। कह रहा है इट इनेबल द इजी आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑफ रिडक्शन। कह रहा है कि यह आपको इनेबल बनाता है, योग्य बनाता है कि आप बेस्ट रिडक्शन कर सकें, जो वहाँ पे कचरा है उसको रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें, या फिर जो वहाँ की जो मटेरियल है उसको रिसाइकल कर सकें, उसको फिर से यूज कर सकें।
an option for the more effective and attractive, convenient and environment friendly packaging. कह रहा है these all together increase the profitability। कह रहा है ये सभी चीज़ें, चाहे अगर आप अच्छे तरीके से मोर इफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं, मोर अट्रैक्टिव तरीके से यूज करते हैं, जिससे वह कस्टमर की एम्बियंस को अट्रैक्ट कर सके। अगला कह रहा है देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कह रहा है यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं MIS का। कह रहा फॉर ईच इंडस्ट्री सच एज द फंक्शन। कह रहा है कि चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, सुपर मार्केट हो, फर्नीचर स्टोर हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, या फिर सपोर्ट सिस्टम, कई सारी लैंग्वेज में भी यह अवेल होता है। टैक्स से रिलेटेड सिस्टम हो या फिर कॉस्ट का स्ट्रक्चर देखना हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है सम रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन सपोर्ट द डिफरेंट बिजनेस मॉडल। कह रहा है कि वह जो MIS सिस्टम होता है अलग अलग मॉडल पे भी अप्लीकेबल होता है, चाहे वह फ्रेंचाइजी मॉडल हो, चाहे कंसाइनमेंट मॉडल हो, चाहे डायरेक्ट सेल्स मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन या ई-कॉमर्स मेथड हो। ठीक है, अब हाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का पढ़ते हैं DBMS यानी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये हम लोगों को समझना ज़रूरी होता है। चलो पढ़ते हैं। रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम कंप्राइज द वेरियस कंपोनेंट। कह रहा है रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर होता है, डाटाबेस मीन्स कि लोकेशन, वहाँ पे आपके जगह पे आप डाटा को रखे हैं ना। नेटवर्क मीन्स कि नेटवर्क जैसे कि आपका लैन हो गया, आपका क्लाउड सेटिंग हो गया, मीन्स कि दूसरे जगह से आप परचेज कर लें। इसके बारे में लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में। एंड ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन जैसे RFID कोड वगैरह होता है, जो टैग होता है, इसकी तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। डाटा कैप्चर सिस्टम, डाटा को कैप्चर करने का जो सिस्टम है जिसको AIDC शॉर्टकट में कहते हैं ना। EEFT के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम लोग ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ ही चुके हैं। एंड कंपोनेंट लाइक द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर AIDC, ये सभी चीज़ों को हम ऑलरेडी पहले यूनिट में पढ़ ही चुके हैं। इस यूनिट में हम लोग DBMS एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे ना। DBMS क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है नो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कंप्लीट विदाउट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाटा मैनेजमेंट टूल एंड सिस्टम। कह रहा है कि कोई सा भी डाटा का जो लोकेशन होता है वह संभव ही नहीं है बिना यूज किए DBMS का। कह रहा है DBMS की टूल कोई सा भी हथियार जैसे होता है, जैसे अगर आप खेत में जाते हैं तो आपके पास सुईला, हंसिया, कुदारा होना चाहिए, उसी प्रकार से इसमें भी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका यूज करते हैं, उन सभी टूल्स का यूज करते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए अलग से टूल, HR के लिए अलग सा टूल, फाइनेंस के लिए अलग सा टूल, बजटरी के लिए अलग सा टूल, है ना। तो वही चीज़ें कह रहा है कि कौन सा टूल कब यूज़ करना है, कंपेन करने के लिए अलग से टूल। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डाटा क्या होता है। डाटा इज अ रॉ फैक्ट। डाटा एक रॉ मटेरियल होता है ना, मतलब रफ फैक्ट होता है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। व्हेन इट इज स्पेसिफिक इन द सम ऑर्गेनाइजेशन, यह कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक चीज़ें होती है, मीन्स कि जैसे रॉ मटेरियल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकता है। मीन्स कि जैसे अगर आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग टाइप का है तो उसमें रॉ फैक्ट अलग होते हैं। अगर आपका जो बिजनेस है वह ट्रेडिंग टाइप का है तो आपका अलग है, या फिर आपका जो बिजनेस है कंज्यूमिंग टाइप है
मीन्स कि उसको कंज्यूम करना है तो आपको उसका रफ फैक्ट डिफरेंट होता है। वही रहा कि यह अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग टाइप से ट्रीट किया जाता है। क्या इट बिकम्स द रफ फैक्ट प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल। कह रहा है कि इस प्रकार से जो रॉ फैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के डाटाबेस के आधार पे कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्टोर है, उन डाटाबेस कहाँ पे स्टोर डाटा कहाँ पे स्टोर है उसके हिसाब से इस डाटा को या फिर रॉ फैक्ट को यूज किया जाता है या फिर उसका मीनिंग निकाला जाता है। अब हम मीनिंग समझते हैं कि डाटाबेस क्या होता है। कह रहा है डाटाबेस इट्स नेम सजेस्ट, कह रहा जैसा इस नाम ही बता रहा है कि डाटा फिर बेस, बेस मीन्स कि आधार यानी कि लोकेशन, डाटा कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे क्या कहते हैं स्टोर है उस चीज़ को बताता है। कह रहा रेफर टू द लोकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन इज केप्ट, कहाँ पे आपका डाटा स्टोर है, कहाँ पे आपका डाटा उपलब्ध है, इस चीज़ को बताता है डाटाबेस। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द वेरियस यूजर ऑफ द डिफरेंट पर्पज। कह रहा है कि अलग अलग पर्पज के आधार पे, अलग अलग उद्देश्य के आधार पे इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल होते हैं अलग अलग प्रकार से। कह रहा सम टूल्स एंड द टेक्नोलॉजी आर यूज टू मैनेज दिस डाटा फॉर द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पर्पज। कह रहा है कि कुछ टूल्स, कुछ तकनीक और कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पज। मीन्स कि जैसे अगर आपको इन्वेंट्री मैनेज करना हो तो आपको अलग प्रकार की डाटा को, आपको रिपोर्ट जनरेट करना हो तो आपको अलग से प्रकार से, चाहे वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो, जनरेट करना हो तो अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है ना, कह रहा है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पर्पज। कह रहा है अलग अलग पर्पज के आधार पे अलग अलग प्रकार से डाटा को मैनेज किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। कह रहा है कंबाइनिंग ऑफ दीज टू मेक द डाटाबेस मैनेजमेंट। कह रहे इस प्रकार से इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इनका योग होता है डाटाबेस के आधार पर होता है। थस इस प्रकार से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस जो होता है सॉफ्टवेयर फॉलो द कंप्यूटर to perform the database functions of storing, retrieving, adding, deleting and modifying the data as when needed। कह रहा है इस प्रकार से हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, रिट्रीव मतलब उसमें से कुछ निकालने के लिए, कई चीज़ें क्या होता है डबल बार एंट्री हो जाती है या फिर वो ज़्यादा दिन का हो जाता है, वह यूज ना होने वाला होता है तो उसको रिट्रीव करना, उसको निकालना, उसको डिलीट करना भी बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हो जाती है। या कुछ ऐड करना हो, कुछ डिलीट करना हो या उसमें से कुछ मॉडिफाई करना हो, कुछ नया चीज़ बनाना हो, ये कह रहा हूँ या फिर जब भी इसकी ज़रूरत हो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं। कह रहा TBMS इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन enable user to store, modify and retrieve or extract the information from the database। वही चीज़ें फिर से बता रहा है कि यह यूजर के लिए बहुत ज़रूरत है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसमें रिट्रीव करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कुछ नया चीज़ निकालने के लिए, उसका निचोड़ निकालने के लिए, उसका इसेंस जिसको कहते हैं, या एक्सट्रैक्ट छानना जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे फिर कहता है कि कंप्यूटराइज लाइब्रेरी सिस्टम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ट्रांसपोर्ट रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, कंप्यूटर इन्वेंट्री सिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशन। कह रहा है डाटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम का उदाहरण कौन कौन सा होता है, जैसे ATM मशीन हो गया है। जब हम लोग आने जाने के लिए क्या कहते हैं, आने जाने के लिए जो रिजर्वेशन काउंटर होता है या फिर जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है उसका वहाँ पे भी इसका प्रयोग होता है, हैं। और जो कंप्यूटराइज लाइब्रेरी सिस्टम यानी कि अब क्या होता है कई सारी लाइब्रेरियाँ
ऑनलाइन हो गई हैं। लाइब्रेरी का मीन्स कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा है। अगला कह रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में भी इसका प्रयोग करते हैं कि जैसे कैश को मैनेज करना और नेटवर्किंग को बनाए रखना और लोन वगैरह प्रोवाइड करना। आगे है सब कुछ डिटेल में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नाउ इन्वेंट्री को मैनेज करना, इन सभी चीज़ों में MIS का प्रयोग, DBMS का प्रयोग किया जाता है। अरे अब आगे पढ़ते हैं। इन द रिटेल और द अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन डाटाबेस द कलेक्शन व्हेन द ट्रांजेक्शन आर द प्रोसेस्ड but use and analyze the later on decision making. This information cannot be analyzed later if there is no system of database management. Here, DBMS play a very crucial role in many kind of businesses by providing the necessary information about the pertaining to the customer data, sales figure, and collection and information and inventory. DBMS had the backbone of every business organization. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो DBMS होता है यह बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन मॉडर्न इरा मीन्स कि आज के युग में। नाउ कह रहा है कि द फॉलोइंग कुछ मेन पॉइंट हैं जिसमें हम लोग इसका योगदान देखते हैं, है ना। तो पहला होता है बैंकिंग के सेक्टर में। बैंकिंग के सेक्टर में कहाँ पे, जैसे अकाउंट को मैनेज करना हो, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना हो कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, कितना पैसा उसके अकाउंट में है और कौन कौन सा चीज़ें यूज़ करता है, लाइक नेट बैंकिंग ये एंड द बैंकिंग ट्रांजेक्शन को भी यूज करने में इसका प्रयोग करना। नेक्स्ट थिंग ये ट्रांसपोर्ट में ना आवाजाही, लाइक रेलवे हो गया। रेलवे के माध्यम से आप चाहे इधर से उधर आएँ, चाहे आप उड़ पड़ के आएँ, लाइन हो गया। और फिगर है शेड्यूल इंफॉर्मेशन कि कब आपको जाना है, कब आपको आना है। इस प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, उसका नाम क्या है, उसका दादा का नाम, मम्मी का नाम है और फीस जमा है कि नहीं जमा है। नेक्स्ट थिंग इज टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, लाइक कॉल्स को मैनेज करना, जनरेट मंथली बिल, उसका मंथली बिल कितना आ रहा है उसको ये भी भेजना और बैलेंस को मेंटेन करना कि कब आपका रिचार्ज ख़त्म होगा, कब ख़त्म होने वाली है, स्पेशल ऑफ़र क्या है। एंड कॉलिंग कार्ड एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आप उसमें स्टोर हो जाता है कि आपका कितना डाटा बचा हुआ है, कितना डाटा है। इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए DBMS का यूज किया जाता है। इन द फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसका यूज होता है। करेक्ट इज द स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द होल्डिंग सेल्स, किसी भी चीज़ को होल्ड करना हो, किसी भी चीज़ को स्टोर करना हो, स्टोरेज करना हो, या फिर सेल्स करना हो, या फिर परचेज करना हो, उन सभी चीज़ों में MIS का प्रयोग करते हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर है तो फाइनेंशियल सेक्टर में शेयर की बात ना किया जाए, स्टॉक की बात ना किया जाए, बॉन्ड का बात ना किया जाए, तो इसके बिना तो ये अधूरा ही रह जाता है। कह रहे अब शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हम अगली बार डिस्कस करेंगे। और HR भी DBMS का प्रयोग करता है। HR किस लिए यूज करता है, सैलरी को मैनेजमेंट करने के लिए, एम्प्लॉई को मैनेजमेंट करने के लिए, पे रोल टैक्सेस को कि कब आपको टैक्स पे करना है, मतलब उसका एक जनरेट करने के लिए कब और उसकी बेनिफिट को और कई सारी चीज़ों में भी इसका प्रयोग करना है। कह रहा हाँ, अब मेन चीज़ ये कि हम लोगों के बिजनेस में भी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है कि कस्टमर को इंफॉर्मेशन में कि कौन सा कस्टमर कितना वैल्यूएबल है, कब लॉयल्टी प्रोग्राम चलाना है, किसको इंसेंटिव देना है, सेल्स डाटा को, है ना, कि कौन डेली KPI को देखना और परचेज इंफॉर्मेशन को
परचेज इंफॉर्मेशन मीन्स कि आपको कौन सी चीज़ें खरीदना है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड मीन्स कि कौन सा इन्वेंट्री आया, कौन सा इन्वेंट्री गया, कौन सा इन्वेंट्री कहाँ पे रखा हुआ है, इन सभी चीज़ों को ट्रैक करना ज़रूरी होता है इन रिटेल बिजनेस में। नाउ अब DBMS हम लोग पढ़ चुके हैं, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। और अगला उसका नेक्स्ट पॉइंट था नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। For a retail business, it is very important to have the basic idea about the networking and telecommunication। कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग नेटवर्किंग को समझें। नेटवर्किंग मीन्स कि जनरली अगर देखा जाए कि लोगों से एक दूसरे से इंटरकनेक्शन मीन्स कि आप कितना जल्दी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, है ना, कितना जल्दी एक दूसरे से कनेक्शन में आ जाते हैं, कितना लोग, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कितना आपका पहचान है। अगला है कह रहा कि बट यहाँ पे जो नेटवर्किंग सिस्टम का मतलब होता है ना, कि क्या कहते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड, यानी कि कौन सा, जिससे इंटरनेट की दुनिया में हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट ज़्यादा यूज होता है, जिसमें से पहला है कंप्यूटर नेटवर्क, अगला है लैन नेटवर्क, अगला है क्लाउडिंग नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, लैन नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, या फिर क्लाउड कंप्यूटरिंग क्या होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम नीचे अच्छे से डिस्कस करते हैं, है ना। अब हम लोग समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्स लोकेटेड ऑन और प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क नोड। कह रहा है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है यह एक सेट होता है, कई सारे शेयरिंग रिसोर्सेज का एक लोकेशन होता है, जो किसी भी नोड क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर या कलेक्शन ऑफ सर्वर, एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर का एक सिस्टम होता है, उसी को नोड कहते हैं। तो उसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या उसी पर लोकेटेड एक सेट होता है, एक सिस्टम होता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, है ना। फिर आगे का क्या कह रहा है, कंप्यूटर यूज द कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर द डिजिटल इंटरेक्शन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कह रहा है जो एक लैपटॉप या दूसरे लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से एक प्रोटोकॉल के माध्यम से अपने मैसेज को शेयर करता है, अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है या एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, उसी के तहत ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। क्या कहते हैं, इंटरेक्शन मीन्स जैसे एक दूसरे से मिलते रहे, मतलब जैसे होता है ना कि एक ही पर्सन दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करना मीन्स कि अपने आइडिया को शेयर करना। तो वही चीज़ें होती हैं इसमें भी। लेकिन इन सभी जैसे अभी हम लोग अदर पर्सन से मिलेंगे तो डिफरेंट प्रकार से बिहेव करेंगे, बट इसमें क्या होता है आप सेम टाइप का बिहेव करवा सकते हैं। कह रहे दीज इंटरकनेक्शन आर मेड अप ऑफ द टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी। कह रहा है यही जो एक दूसरे से इंटरकनेक्शन होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यही सिस्टम ही तो टेली कम्युनिकेशन का बेस होता है। कह रहा बेस ऑन द फिजिकली वायर्ड, चाहे यह एक वायर के थ्रू या केबल के थ्रू जुड़े हुए हों, या ऑप्शनली यह वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी मेथड के थ्रू जुड़े हों, या फिर ये ऑनलाइन जुड़े हों। दिस मे बी द अरेंज द वेराइटी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। कह रहा है ये चीज़ें आपको अलग अलग प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का संग्रह दिखा लाता है।
कह रहा है अब नोड क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है नोड ऑफ कंप्यूटर से नेटवर्क कैन इंक्लूड। कह रहा है कि जो नोड होता कंप्यूटर का नेटवर्क ना नेटवर्क का कंप्यूटर का नोड इंक्लूड करता है, शामिल करता है या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, कई सारे पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, कई सारे सर्वर हो सकते हैं, कई सारे नेटवर्किंग हार्डवेयर होते हैं, या फिर अदर किसी पर्पज के लिए होस्टिंग जो किया जाता है, ये होता है नोड। कह रहा है दे आर आइडेंटिफाई बाय नेटवर्क एड्रेस। कह रहा है यह आइडेंटिफाई होते हैं नेटवर्किंग एड्रेस के थ्रू एंड मे हैव द होस्ट नेम। और जहाँ पे यह इसका एड्रेस होता है उसका एक होस्ट नेम होता है, उसका कुछ नाम होता है। मीन्स कि जैसे हम लोग कोई सा भी चीज़ यूज करते हैं तो फिर से अगर उसी डाटा को एक्सेस करना है तो हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, टिप टिप उसको मतलब बताते हैं कि हाँ हमको ये चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा ना, तो वही जहाँ पे वो स्टोर होता तो हर एक डाटा के लिए एक स्पेशलाइज एड्रेस होता है, एक स्पेशलाइज स्थान होता है। तो उन डाटा को जहाँ उसका एड्रेस होता है उसी का मतलब नोड कहते हैं उसी को, और उसका एक होस्ट नेम होता है, वो उसका एक अलग से नाम ही होता है। मीन्स कि जैसे अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल देखना हो तो आप अपना जाके देखते हैं, या फिर आपको कोई सा भी चीज़ पढ़ना है तो आप वो चीज़ें देखते हैं। तो आप जो भी डाटा मीन्स कि जा कर के आप एक्सेस कर लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं तो जाकर स्टोर हुआ होगा ना। इन समय जैसे सर्वर के माध्यम से होता है कई सारी। फिर कह रहा है कि होस्ट नेम सर्व एज अ मेमोरेबल लेबल फॉर द नोड। कह रहा है कि जब उसका कुछ नाम होता है, ये चीज़ें ये बताता है कि उस नोड की एक मेमोरेबल लेबल होता है कि हाँ ये वाली नोड यहाँ पे या फिर इस नाम से वहाँ पे था। फिर रेयरली चेंज आफ्टर द लोकेटिंग एंड द आइडेंटिफाइड नोड बाय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सच एज द इंटरनेट। कह रहा है कि यह तभी चेंज होता है या फिर बहुत कम चांस होता है इसका नेम चेंज होने का, जब हम लोग उस प्रोटोकॉल का इंटरनेट के माध्यम से चेंज करते हैं या फिर उसको रीलोकेट करते हैं, है ना। अगला कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में भी द क्लासीफाइड बाय द मेनी क्राइटेरिया। कह रहा है अब कंप्यूटर नेटवर्क को भी कई तरीके से भी इसको क्लासीफाई किया जाता है, बांटा जाता है। जैसे transmit medium used to carry the signal, bandwidth communication protocol to organize network traffic। कह रहा है कि उस किसके किसके आधार पे कि आपको किस माध्यम से उस सिग्नल को कैरी करवाना है या माध्यम से आपको ट्रांसमिट यानी एक जगह से दूसरे जगह उसको सेंड करना है, या फिर उसकी बैंड विड्थ क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, मीन्स उसकी दूरी क्या है। अगला कह रहा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू ऑर्गेनाइज द नेटवर्क ट्रैफिक। कह रहा है उस नेटवर्क ट्रैफिक यानी कि कितना ज़्यादा उसमें भीड़ भाड़ है, कितना ज़्यादा लोग उसमें ऑर्गेनाइज तरीके से, फिर कौन से प्रोटोकॉल कौन सा नियम कानून के थ्रू वो लोग यूज करते हैं। फिर कह रहा है नेटवर्क साइज, आपकी नेटवर्किंग साइज मीन्स कि कितना ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं या फिर कितना ज़्यादा नोड्स उसमें जुड़े हुए हैं इसके बेस पे, या फिर टोपोलॉजी के बेस पे। टोपोलॉजी मीन्स कि जैसे आपका नोड एक यहाँ पे एक टोपोलॉजी एक प्रकार का एक वर्चुअल स्पेस होता है ना। अगला कह रहा है ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म। ट्रैफिक कंट्रोल मीन्स कि जैसे आपको कब रेड सिग्नल देना है, कब आपको ग्रीन सिग्नल देना है, कब आपको ग्रे सिग्नल देना है, इस प्रकार की चीज़ों को। अगला कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेमेंट, इन्वेंट्री, HR, बजटरी, इस प्रकार की चीज़ें की।
नाउ कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क सपोर्ट द मेनी एप्लीकेशन एंड द सर्विसेज। कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे एप्लीकेशन को, बहुत सारे ऐप को या फिर बहुत सारे सर्विस भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कि टू वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे कि WWW, जैसे कि डिजिटल वीडियो, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, डिजिटल ऑडियो and share use of application and storage like printer and for the machine। कह रहा है यूज ऑफ ईमेल, ईमेल का प्रयोग करना, इंसेट एंड मैसेज एप्लीकेशन। फिर अगले कह रहे हैं एक क्या नाम है इनका, लियोनार्ड क्लीन रॉब, ये भी एक बंदा है भाई, पता नहीं। कह रहा वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डेवलप द नेटवर्क सिस्टम यूजिंग द डाटा पैकेट। ओ तो बहुत तो लियोनार्ड क्लीन रॉक नहीं एक ऐसा ही बंदा था कि जो 1960 में डाटा पैकेट नाम का चीज़ का आविष्कार किया कि डाटा पैकेट क्या होता है ना। फिर कह रहा है द होस्ट कंप्यूटर बिकेम द फर्स्ट नोड ऑफ इंटरनेट इन 1969। अब 1960 में ये डाटा पैकेट का यूज मतलब इन्वेंट करें, होकर आविष्कार करें या फिर वका विकसित करें। फिर नौकरी 9 साल बाद ये एक नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू जनरेट किया गया, एक नोड यूज किया गया जो पहले क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था, बिजनेस में ही केवल यूज करते थे, है ना। इस प्रकार की चीज़ें थी। फिर कह रहा है कि जैसे जो साहब जी हैं नेटवर्किंग सिस्टम का यूज करते हुए इस फिगर में दिखाए गए हैं, बुढ़ऊ जी हैं और कई सारे नोड क्या कर रहे हैं, कुछ बटन टिप टॉप कर रहे हैं। कह रहा है सिस्टम यूजिंग द डाटा पैकेट इन द 1960। कह रहा है डाटा पैकेट का 1960 में यूज करना। हिज होस्ट कंप्यूटर बिकेम द फर्स्ट नोड ऑफ इंटरनेट। कह रहा है कि यह एक ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम था जो कि नोड का यूज किया गया था। नोड मतलब कई सारी चीज़ों का कलेक्शन, कई सारी चीज़ों का सेट होता है, चाहे वह पर्सनल कंप्यूटर हो, नेटवर्किंग सिस्टम होता है, इस प्रकार की। फिर कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग लिंक टुगेदर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड द रिसोर्स थ्रू द वेरियस हार्डवेयर। कह रहा है कई सारे हार्डवेयर के थ्रू वह एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग के माध्यम से ही जुड़ा रहता है। मीन्स कि वही यूट्यूब चैनल हम भी यूज कर सकते हैं, वही यूट्यूब चैनल शुभम भैया भी यूज कर सकते हैं। अगला चीज़ है कि अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा नेटवर्किंग सिस्टम जिसको हम लोग लैन के नाम से जानते हैं। वैसे कई सारी चीज़ें हैं, लैन हो गया, वैन हो गया, वैन हो गया। यानी कि लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, नैन यानी कि नाइबर एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से कई सारे नेटवर्क होते हैं जिसमें से हम नेटवर्क आज पढ़ेंगे लैन एरिया नेटवर्क। लैन एरिया नेटवर्क मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग हम लोग जैसे कि हम देखते होंगे IT सॉफ्टवेयर कंपनी में कई सारे लोग ऐसे कैबिन टाइप बना रहता है, उसमें जा कर के बैठते हैं और सभी लोग अपना टिक 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 करते हैं तो मतलब कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क का एक जाल होता है जिसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कम दूरी के लिए यूज किया जाता है और अलग अलग डिवाइस के लिए कनेक्ट करता है। मतलब जैसे लैन का यूज करने से क्या होता है कि जैसे एक कंपनी में कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है और कोई सा भी चीज़ अगर अपडेट मान लीजिए आ गया है, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप उसमें अलग अलग कंप्यूटर में जा कर के वही चीज़ें अपडेट करेंगे। इससे अच्छा है कि सभी अगर एक साथ जुड़ा हुआ है तो आप एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस अगर आपके पास है तो आप एक कंप्यूटर में आप अगर नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो सभी कंप्यूटर में अपने आप वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब मान लीजिए HR को छुट्टी बताना कि कल छुट्टी है,
तो अब वह एक-एक लोगों को या तो जाए बताए कि हाँ कल छुट्टी है, कल पढ़ाई है ना? या फिर कल आपको ऑफ़िस आना है, या फिर कल इतना बजे ये होगा, कल इतना बजे वो होगा, इतना बजे मीटिंग होगा, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। तो इन सभी चीज़ों का एक अलग-अलग जा कर के किसी को बताना यह इन सभी चीज़ों को ईज़ी करने के लिए लैन का प्रयोग करते हैं। मतलब एक जगह टाइप करो सभी लोगों के पास फट दे पहुँच जाएगा। मीन्स कि जैसे अगर हम लोग जनरली किसी के पास व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, तो एक-एक लोगों के पास भेजते हैं या फिर मैक्सिमम 5 लोगों के पास ही जाएगा। बट अगर हम लोग लैन एरिया नेटवर्क प्रयोग करते हैं या फिर लैन का यूज़ करते हैं, तो एक साथ भेजो आप जितना लोगों के पास भेजना चाहो, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 1000, 2000 लोगों के पास एक साथ भेज सकते हैं। लाख, 2 लाख, करोड़ लोगों के पास भी एक साथ भेज सकते हैं। मीन्स कि जितना आप मर्ज़ी आपके पास जितना कॉन्टैक्ट है, जितना आपका एक्सेस ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लैन का यूज़ होता है। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि लैन क्या होता है। कह रहा ए लैन कंप्राइजेज द केबल, एक्सेस पॉइंट, स्विचेज, राउटर एंड द अदर companies that enable the device to connect to the internet service, web service and other LAN by the wide area network। कह रहा वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करने के लिए, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए, एक सर्वर को दूसरे सर्वर से कनेक्ट होने के लिए कई सारे डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत प्रकार के स्विच होते हैं, बहुत प्रकार के राउटर होते हैं, बहुत प्रकार की अदर चीज़ें होती हैं। फिर कह रहा है राइज ऑफ वर्चुअलाइजेशन हैज आल्सो फ्यूल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्चुअल लैन। कह रहा है जिस प्रकार से वर्चुअलाइजेशन आभासी चीज़ें या फिर डिजिटल चीज़ें का डेवलप हुआ है, इससे लैन का उत्पन्न होना या फिर लैन एरिया लोकल एरिया नेटवर्क का आना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कह रहा which enable the network administration to logically group network node and the partition their network without a need for the major infrastructure change। कह रहा है कि बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिना आप अपने बिल्डिंग का तोड़ फोड़ किए हुए आप इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं नेटवर्किंग नोड के माध्यम से, नेटवर्किंग ग्रुप्स के माध्यम से, नेटवर्किंग सेट ऑफ कंप्यूटर्स के माध्यम से उसको आप संचालित कर सकते हैं, उसको आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इसी नेटवर्क के माध्यम से ही। फिर कह रहा फॉर द एग्जाम्पल कह रहा है इन एन ऑफिस विद अ मल्टीपल डिपार्टमेंट। कह रहा अगर आप एक ऑफिस की बात कर लें तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट मीन्स कि लेन देन करने वाले का डिपार्टमेंट, आईटी सपोर्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सपोर्ट दे रहे हों, आपको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जहाँ पे संचालन करने वाले लोग हों, जैसे मैनेजर हो गया, वहाँ का सीईओ हो गया या फिर वहाँ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, इन सभी लोगों का डिपार्टमेंट सब अलग-अलग होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि वो लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं जो लोग वहाँ पे काम करने संचालित करते हैं उस बिज़नेस को, लाइक वहाँ का जो स्टाफ हो गया। Each department computer could be the logically connected to the same switch, but the segment to be the as if they are separate। कह रहा है कि इन सभी प्रकार के डिपार्टमेंट एक ही स्विच से जा कर के जुड़ते हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है। फिर कह रहा है लैन कैन कनेक्ट द 100 ऑफ कंप्यूटर। इस प्रकार के जो लैन होता है, लैन के माध्यम से कई सौ कंप्यूटर एक साथ जोड़े जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं यूजुअली
नियर ईच अदर, जो एक दूसरे के नज़दीक ही उपस्थित होते हैं। मतलब हम बोले ना कि जो लैन एरिया नेटवर्क होता है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यह बहुत ज़्यादा दूर नहीं यूज़ होता है। मीन्स कि जैसे अगर हम लोग लखनऊ में रहते हैं तो कानपुर इतना दूर उसका नेटवर्क नहीं पहुँचेगा। मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग हो सकता है या फिर एक ही बिल्डिंग का हो सकता है ना? अगर दूर का यूज़ करना है तो हम लोगों का वैन का यूज़ करना पड़ेगा, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। फिर कह रहा है, कहाँ गया भैया? नहीं, modern advancement have increased these distance consider and the Ethernet network to span tens of the kilometer। कह रहा है यह इसकी जो रेंज बताई गई है 10 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। ईथरनेट नेटवर्क का अलाउ करते हैं तो ये क्या है भैया? क्लाइंट कंप्यूटर, कंट्रोल नोड, एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस स्टोरेज। हाँ, मतलब कि जैसे जो कंट्रोल नोड है, मतलब इसमें सभी प्रकार के स्विचेज यूज होंगे। और ये क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, और ये यहाँ पे सर्वर हो गया। मतलब यहाँ पे आकर के इन डाटा को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो आप कोई सा भी चीज़ सर्च करते हैं तुरंत खट दे सर्वर पे जाता है। सर्वर तुरंत डाटाबेस स्टोरेज में जाता है कि कहाँ पे उसका डाटा उपलब्ध है, वह पिछली बार क्या क्या देखा था या फिर उसको क्या क्या चाहिए। तो डाटाबेस यानी कि जो भी लोकेशन है उसकी, वहाँ से देख के खट दे वहाँ से निकाल के आपको देगा। कंप्यूटर नेटवर्क में कि अब कई सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है, कई सारे लोग होते हैं जहाँ पे काम कर। अगला होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। मीन्स कि जैसे जो चीज़ हमारी है भी नहीं, फिर भी हम लोगों को हम उस चीज़ को सीख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्लाउड, अब इन कुछ चीज़ें होती है जिन सर्विसेज का हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग पे करते हैं, कुछ पैसा दे करके फिर सीखते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्री होती है, तो वही हम लोग सीखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। मतलब एक प्रकार का यह वर्चुअल प्लेस होता है जिसमें हम लोग जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि आप इतना रुपया देंगे तो आप जैसे आप कई सारी चीज़ में आप देखते नहीं, जैसे अमेज़न प्राइम हो गया। तो आप उसमें एक प्रीमियम वाउचर होता है, एक नॉर्मल वाउचर होता है, एक प्रो वाउचर होता है। इस प्रकार से कई सारे एप्लीकेशन में भी होता है कि आप जितना मतलब क्या कहते हैं, पैसा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको सर्विस मिलेगा, है ना? तो और कुछ चीज़ों में होता है कस्टमाइज़ सर्विस मिलती है। तो यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स कि जैसे आप ये वाला बैच लेते हैं तो आपको इतना महीने के लिए वैलिड रहेगा, या फिर ये वाला बैच लेते हैं तो इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। नाउ पढ़ते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इज द नेम्ड as such became the information being the access is the found remotely in the cloudly in a virtual place। कह रहा है इसका मेन जो स्थान देखा गया है वर्चुअल प्लेस। मीन्स कि यहाँ इसका कोई स्थान नहीं होता है कि यहाँ मतलब क्या कहते हैं, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन चले जाओ या आलमबाग चले जाओ, है ना? यह एक वर्चुअल प्लेस होता है। वर्चुअल प्लेस मीन्स कि जैसे एक आधुनिक दुनिया होता है। कह रहा कंपनी डैट प्रोवाइड द क्लाउड सर्विस इनेबल द यूजर टू स्टोर द फाइल। कह रहा है वही कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं इस प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग के, वह यूजर को क्या कहते हैं, एक्सेस देती है कि उसमें वह अपने फाइल को स्टोर कर सके, वह एप्लीकेशन को स्टोर कर सके। मीन्स कि जैसे हर एक यूजर की नीड स्पेसिफिक होती है, तो उसके आधार पे करा ऑन द रिमोट सर्वर एंड देन द एक्सेस ऑल द डाटा बाय इंटरनेट। कह रहा है फिर उस पर इंटरनेट के थ्रू उससे जो, हाँ, तो वही कह रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग उसको एक्सेस करवाते हैं जो कस्टमर है उसको। दिस मीन्स द यूजर
is not the required to be specific place to gain access it, and the allowing the user to वर्क रिमोटली। कह रहा है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूजर की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको वहाँ उस जगह पे जा करके ही उस चीज़ को एक्सेस करे। वह अपने घर पे ही बैठ कर के, इवन वह पहाड़ी पे, समुंदर में जा कर के, नदियों में, पहाड़ों, झीलों, कहीं पे भी वह जा कर के उस सर्विस का आनंद ले सकता है। अब कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्स ऑल द हैवी लिफ्टिंग इन्वॉल्विंग द क्रंचिंग एंड द प्रोसेसिंग द डाटा अवे फ्रॉम द डिवाइस यू कैन कैरी अराउंड एंड सिट और वर्क इट। कह रहा है कि जो इसी क्लाउड कंप्यूटर की ही हेल्प से ही आप कई सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप मैनेज आसानी तरीके से कर सकते हैं और उस डाटा पे आप प्रोसेस कर सकते हैं। इवन जहाँ पे आपका रियल वर्क हो रहा है वहाँ से आप दूर हो या फिर आप वर्क प्लेस से कहीं दूर बैठकर ही आप उस चीज़ का निगरानी कर सकते हैं। इट आल्सो मूव all that work into huge computer cluster far away in a cyber space। कह रहा है किसी भी साइबर स्पेस यानी कि कंप्यूटर का जो स्पेस होता है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्पेस होता है वर्चुअल स्पेस के माध्यम से आप एक अच्छा मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक जगह आप पहुंच जाएं, तो आप वर्चुअल स्पेस के ज़रिए या साइबर स्पेस के ज़रिए आप वहाँ पे पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं लखनऊ में, अब आपका काम चल रहा है कानपुर में। अब आप ज़रूरी नहीं मतलब आपका काम बनारस में भी चल रहा है, कानपुर में भी चल रहा है, सिद्धार्थ नगर में भी चल रहा है, तो आप हर जगह कैसे एक साथ पहुंच सकते हैं। बट उसका अगर एक्सेस करना है, उसका अगर आप निगरानी करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें आप क्या कहते हैं कई वीडियो कॉल के थ्रू देख सकते हैं कि हाँ सही चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही हैं। स्काडा सिस्टम आजकल आ गया है जो रियल वर्क आपको देता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, कौन सा चीज़ कहाँ पे हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितना क्वांटिटी है, सब डाटा आपके पास खट दे आ जाती है। फिर कह रहा क्लाउड कंप्यूटर कैन बी द बोथ पब्लिक और द प्राइवेट। कह रहा कुछ क्लाउड सिस्टम होते हैं जो मतलब पब्लिक के लिए यूज किया जाता है और कुछ क्लाउड कंप्यूटर होता है वह प्राइवेट होता है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे आपको पे करना होता है तब आप उस सर्विस का आनंद ले सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिक होता है, कोई सा भी चीज़ कोई लोग भी जा कर के उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब हो गया, तो ये तो जो मोस्टली इसकी जो सर्विसेज हैं तो क्या कहते हैं पब्लिक है। बट स्पेसिफिक जो सर्विसेज हैं जैसे कि उसमें भी एक प्रीमियम पैकेज होता है, उसमें भी आपको अगर कैंपेन चलाना है तो आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से कह रहा है कुछ चीज़ होती हैं जो पब्लिक होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट होती हैं। अब पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड देयर सर्विस इवर द इंटरनेट फॉर फ्री। कह रहे हैं जो पब्लिक चीज़ें होती हैं वह फ्री होती है, बट प्राइवेट क्लाउड सर्विस होता है ऑन द अदर हैंड। दूसरे शब्दों में अगर प्राइवेट चीज़ें कहें तो ओनली प्रोवाइड द सर्विस टू अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। यह कुछ ही लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड करती हैं जो उसके लिए पेमेंट किए हुए हैं। कह रहा है दिस सर्विस आर द सिस्टम ऑफ द नेटवर्क दैट सप्लाई द होस्ट सर्विस। कह रहा है जो उस चीज़ का होस्टिंग लिए हुए हैं, जो उस चीज़ को खरीदे हुए हैं सर्विस को, वही लोग उसका आनंद ले सकते हैं। देयर इज आल्सो हाइब्रिड ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ चीज़ें पेड होता है, कुछ चीज़ें फ्री होती है। कह रहा हुच कंबाइन द एलिमेंट ऑफ द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस। अगला कह रहा है क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम आर आल्सो यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क इन अ न्यू वे। लोकल computer no longer must be all the heavy lifting when it comes to the running application. The network of computer that makes up cloud handle them instead। look at the figure दिखा रहा है कोई shows the computer system। चलो
वायरलेस नेटवर्क के थ्रू सभी लोग सभी एक प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये राउटर हो गया आपका, और ये डिटेक्टिव हो गया, कनेक्टिव हो गया, है ना। क्या है, एक कलेक्शन ऑफ टर्मिनल, मतलब कई सारे लोगों का टर्मिनल, जैसे कि इसमें राउटर कह रहा है, और कंप्यूटर हो गया, ये डिवाइस हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, है ना। तो कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ टर्मिनल, मतलब कई सारी चीज़ों का कलेक्शन, लिंक, नोड। कह रहा है चाहे वह टर्मिनल का कलेक्शन हो, या लिंक का कलेक्शन हो, या फिर नोड का कलेक्शन हो। नोड में, एक नोड में कई सारे कंप्यूटर या कई सारे नेटवर्क एक साथ जुड़े, कई सारे सर्वर एक साथ जुड़े होते हैं, कई सारे अरे यार, नोड अभी समझा है ना, कि कई सारा पीसी भी हो सकता है, कई सारा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कई सारा नेटवर्क भी हो सकता है, which connect to enable the telecommunication between the two or more user network terminal is known the telecommunication नेटवर्क। कह रहा है कि जो दो या दो से अधिक यूजर को नेटवर्क टर्मिनल के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट करता है, वही हम लोगों का काम क्या कहलाता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। कह रहा है नेटवर्क में यूज द टाइप ऑफ नेटवर्किंग लाइक द सर्किट स्विचिंग या मैसेज स्विचिंग। कह रहा अब ये जो नेटवर्क होता है, हाँ, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है या दो माध्यम से होता है, या तो एक वायर ले जाएं दूसरे दूसरे एक कंप्यूटर के एक नोड से टर्मिनल से जोड़ें, दूसरे कंप्यूटर के उसके टर्मिनल में जोड़ें, तो इस प्रकार से वायर के थ्रू जुड़ जाए, या फिर वह मैसेज के थ्रू जुड़ जाए, या फिर वह वर्चुअली जुड़ जाए किसी भी सिग्नल या नेटवर्किंग सिस्टम के थ्रू। ए नेटवर्क टर्मिनल must have the unique address so the message or the connection can be the routed to the correct। कह रहा है कि जो नेटवर्क टर्मिनल होता है, हर एक नेटवर्क टर्मिनल का एक यूनिक, एक अपना खुद का एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन होता है, एक नाम होता है, जो दूसरे कंप्यूटर से जा करके जुड़ता है। दिस कलेक्शन ऑफ एड्रेस इज इन नेटवर्क इज कॉल्ड द एड्रेस स्पेस। यही जो कलेक्शन ऑफ एड्रेस है, कई सारे चीज़ों का जो एड्रेस है, यही एड्रेस स्पेस भी कहलाता है। सिंस स्टार्टिंग इन द 1990, वायरलेस नेटवर्क मेड इट टू ईजी टू कनेक्ट द इंटरनेट जस्ट अबाउट द एनीवेयर। कह रहा हूँ 1990 के दशक में जब इंटरनेट या नेटवर्क सिस्टम जब आया, तो इसी के माध्यम से लोग कहीं भी किसी से भी चीज एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे थे। ये नेटवर्क एक कंप्यूटर वायरलेस एडाप्टर। कह रहा है जो वायरलेस एडाप्टर होता है, जो क्या कहते हैं, सिग्नल को दूसरे एक जगह से दूसरे जगह वर्चुअली भेजने वाला होता है। ट्रांसफर डाटा इनटू रेडियो सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट यूजिंग द एंटीना। कह रहा है 1990 के दशक में आप क्या देखते होंगे कि आप कई कई छत पे देखते होंगे एंटीना लगाते थे रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। कह रहा वायरलेस रूटर रिसीव सिग्नल एंड डिकोड इट। कह रहा है जिसमें से अदर जगह वायरलेस राउटर लगे होते थे, जिसमें वह सिग्नल को रिसीव करता था और उसको वह डिकोड करता था। मीन्स कि जैसे हमने फ़ोन कॉल मिलाया है, तो मैं अपने नंबर से किसी नंबर से मिलाया, तो वह पहले जाएगा उस रूटर के पास, यानी कि जहाँ पे सिग्नल उसका एड्रेस है वहाँ पे जाएगा, फिर वह डिकोड करेगा कि किसके पास कॉल लगाना है, फिर उसके पास वह सेंड करता था मैसेज। फिर कह रहा रूटर सेंड द इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट या फिजिकली आर द वायर्ड इन ईथरनेट कनेक्शन। ठीक है, या मतलब वही कह रहा है कि या तो आप फिजिकली जुड़ा हुआ होता है, या फिर वायर के थ्रू, केबल के थ्रू जुड़ा होता है। कह रहा द न्यू टेक्नोलॉजी हुई द चेंज द नेटवर्किंग इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि कुछ नया टेक्नोलॉजी भी यूज होता है जो इस वर्ल्ड में
इसकी दुनिया में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि SD नेटवर्क, SD वैन। SD वैन क्या होता है? वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। SD WAN has become the more critical business shut down the office। कह रहा कि जो SD WAN होता है, यह जो दूर वाले क्रिटिकल ऑफिस बिजनेस थे, उन चीज़ों को यह शट डाउन ऑफिस कर दिया है, या शट डाउन ड्राइवर कर दिया है, या फिर आइदर हाइब्रिड नेटवर्क। कह रहा है SD WAN हैज बिकम द फार मोर क्रिटिकल एज द बिजनेस। कह रहा है कि ये जो SD WAN होता है, यह बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी बिजनेस को। शट डाउन ऑफिस, अगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उसको बंद भी हो सकता है। ड्राइवर, या फिर ड्राइव करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट करने के लिए आइदर हाइब्रिड नेटवर्क का हाइब्रिड वर्क इन्वायरमेंट आर द कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम स्ट्रेटजी। चाहे आप वहीं पे जा कर के काम करें, या फिर आप घर बैठे ही उस चीज़ को काम करने वाला चीज़ें हों। कह रहा वर्क फ्रॉम होम वेंट फ्रॉम द टेम्पररी टू परमानेंट फ्रॉम द मेनी कंपनी which redefine नेटवर्क इट्स। कह रहा है इस प्रकार जो अब एक नया ट्रेंड चल गया है वर्क फ्रॉम होम, इससे इसका यूज करने के लिए कंपनी अपनी चीज़ों को रीडिफाइन करना शुरू कर दी है, कि कुछ काम उसको डेलीगेट कर दिया है कि वह अपने घर पे ही बैठ करके कर सकता है बंदा। फिर अगला है 5G सेल्यूलर। कह रहा 5G, कह रहा व्हाट वेयर द 5G मीन्स फिफ्थ जनरेशन ऑफ द सेलुलर। कह रहा व्हाट वेयर 5G हैज द गेन ए फुट होल्ड एंड will the continue to grow in the 2022 and beyond is the fixed 5G to home। कह रहा है कि जो 5G का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यह 2022 से स्टार्ट हुआ है, और मतलब फिर कह रहा मेनी वर्क फ्रॉम होम WFH कंपनी आर द फाइंडिंग fixed 5G as a solution to segment the work from home and deliver the internet to work from home who did not have to previous broadband access। कह रहा है कि जब से 5G आया हुआ है, जब से वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, इसी के माध्यम से ही मतलब यह संभव हो पाया है कि वह डेलीगेट कर पाना, कि आप कहीं से भी काम करें, वह उस चीज़ को तुरंत एक्सेस कर लेगा, है ना। और ये जो पुराने बैंड था, जो 4G या 3G था, उसमें ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं था। अगला कह रहा है वाईफाई 6। वाईफाई 6 क्या होता है? कह रहा है वाईफाई 6 इज अ ग्रोइंग। यह भी नए ज़माने का ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है एंड विल कंटिन्यू टू ग्रो। यह भी लगातार ही ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, जगह जगह वाईफाई लग रही है। इज ऑन द कंज्यूमर साइड स्पेशली विद द वाईफाई एंड द डिमांड ऑफ होम बेस्ड एम्प्लॉय। कह रहा है जो घर पे ही काम करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है वाईफाई। कह रहा है अगला होता है AI का इन्हेंसमेंट भी हो गया है, मतलब AI का भी इनेबल आ गया है। कह रहा है AI इनेबल्ड ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट हैज़ बीन द रोलिंग अलॉन्ग एक्सपेक्टेड द 2020 हैज़ द कंसर्टेड फोकस ऑन द इनेबल्ड ऑफ एप्लीकेशन विद AI। कह रहा है कि जिन 2020 से ही AI हर एक ऐप में, हर एक एप्लीकेशन में AI आ गया है। उसका यूज़ करने से क्या कहते हैं, काम आसानी से हो जाती है, स्पेशली इन द सिक्योरिटी। अगर इस पर सिक्योरिटी की बात किया जाए, या फिर एनालिटिक्स एरिया में, या बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है डाटा को एक्सेस करने में। नेटवर्क ऑटोमेशन में फाइनली नेटवर्क ऑटोमेशन हैज़ एन द इम्पॉर्टेंट रोल। मतलब कि कोई सा भी चीज़ अगर रिपीटिटिव चीज़ें हैं, तो उनको करने में ये जो क्या कहते हैं, नेटवर्क
जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सामान सेम चीज़ों को बार बार बनाना होता है, तो अगर उसमें ऑटोमेशन आ गया तो ठीक है ना, और अपना 24 घंटा चलता रहेगा। क्योंकि जो एक आदमी की काम करने की क्षमता होती है वह लिमिट होती है, बट मशीन कैन कंटिन्यू वर्क 24/7 and many IT professionals became the further removed from their the system। ये था, इस प्रकार से कई लोग होते हैं अपना सिस्टम का उजाड़ पुजाड़ कर